हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को बैंकिंग ऑपरेशंस पढ़ा रही थी, जिसमें आप लोगों ने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें उन्हें पढ़ा था कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, किस तरह से अकाउंट को ओपन किया जाता है किसी भी बैंक में और कैसे क्या उसका प्रोसीजर होता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो उसका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8, चेक तथा उसके प्रकार और अनादरण, चेक एंड इट्स टाइप एंड डिसऑनर। ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चेक है क्या। चेक के बारे में हमने काफ़ी सुना है, आप लोग पास भी हो सकता है चेक बुक हो या आप लोगों ने दूसरे से चेक मिला हो तो आप लोगों ने देखा हो चेक को। तो हम पढ़ते हैं ये है क्या और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई या इसका नाम चेक ही क्यों पड़ा। तो सबसे पहले जो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो विद्वान गिलबर्ट थे उन्होंने कहा था कि फ्रांसीसी भाषा का इचेक्स एक शब्द होता है जिससे कि इसका जो है उद्भव हुआ है, विकास हुआ है। उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ हो जाता है चेस। जो शतरंज आप लोग खेलते हैं, चेस आप लोगों ने भी खेला होगा, तो उसका अर्थ हो जाता है चेस। तो किस तरह से पढ़ा कि जो सार्वजनिक ग्रह होते हैं, क्लब होते हैं, इन सब जगहों पर जो शतरंज खेली जाती है तो मेज़ों का, जो टेबल्स होती हैं, उसका यूज़ किया जाता है। तो साथ ही वैसे ही मेज़ों का यूज़ किया जाता था, जो मुद्रा थी, मनी थी, पैसे थे, उसको गिनने के लिए भी। तो यही कारण हुआ कि जो सरकारी हिसाब किताब थे उन्हें आज भी एक्सचेकर कहा जाता है। तो अगर आज की बात करें तो जिस प्रपत्र से बैंकर द्वारा मुद्रा का भुगतान किया जाता था उसे भी इचेक्स तथा कालांतर में चेक्स कहा जाने लगा। पहले इचेक्स बोला जाता था, अब उसे हम चेक्स बोलते हैं। अगर हम बात करें भारतीय विनिमय सदविलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जो इसकी डिफिनेशन दी गई है कि चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी बैंक विशेष पर आहरित किया गया हो और जिसका भुगतान स्पष्ट रूप से मांग किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से ना हो। यानी कि जो चेक लिखा जाता है, जो चेक जारी किया जाता है, आपने देखा होगा किसी बैंक के थ्रू ही तो किया जाता है, वो बैंक ही तो आपको भुगतान देता है। अगर आपने किसी पर चेक लिखा है तो आप स्वयं तो उसे भुगतान नहीं दे रहे, वो जाकर के बैंक में जमा करेगा उस चेक को, तभी तो उसको भुगतान मिलेगा। तो बैंक के पर लिखा जाता है और साथ ही क्या होगा, मांगे जाने पर जब वो व्यक्ति जाकर के बैंक में अपना चेक जमा करेगा तभी उसको भुगतान दिया जाएगा, मांगे जाने पर ही उसका भुगतान होता है। तो ये दो विशेषताएं भी हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे चेक के बारे में तो वहाँ पर इसको भी पढ़ेंगे। तो वो हो जाता है चेक। तो इससे हमें क्या चीज़ें निकल के आई, पहला आएगा आपका निकल करके, जो आप एक परिभाषा के समरी के तौर पर देखें कि चेक एक शर्त रहित लिखित प्रलेख है, इसमें कोई शर्त या कंडीशन नहीं होती है। साथ ही जिसमें लेखक किसी विशिष्ट बैंक को अपने हस्ताक्षर द्वारा, यानी कि एक बैंक का नाम होता है जिस बैंक के थ्रू ही क्या होगा, हस्ताक्षर द्वारा एक निश्चित रकम किसी विशेष व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी दूसरे व्यक्ति को या धारक को मांगने पर देने की आज्ञा देता है। यानी कि जो व्यक्ति होगा वो किसी बैंक पर लिखेगा और बैंक को यह आदेश दे रहा होगा कि किसी व्यक्ति को या उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को वो धनराशि चुका दे। तो ये हो जाता है आपका चेक। अब हम समझते हैं कि चेक की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चेक। पहला हो जाएगा एक लिखित प्रपत्र है, क्योंकि आपको पता ही होगा एक फॉर्मेट होता है, उस पर लिखा जाता है चेक, तो वो एक लिखित प्रपत्र हो जाता है। फिर आ जाता है शर्त रहित आदेश है, इसमें किसी भी तरह का कोई शर्त नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती है कि ये चीज़ आप प्रस्तुत करिए या फिर ये चीज़ करिए तभी आपको जो है उसका भुगतान दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता। फिर आ जाएगा निश्चित बैंक। चेक का आप समझ ही चुके होंगे कि चेक एक बैंक पर ही लिखा जाता है। फिर आ जाता है निश्चित राशि, कि जितनी राशि उस चेक में लिखी हुई है उतनी राशि का ही भुगतान किया जाएगा, उससे ना कम ना ही उससे ज़्यादा। फिर आ जाता है निश्चित अदाता। अदाता का मतलब हो जाएगा वो व्यक्ति जो कि भुगतान को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस तरह का चेक है, कि वाहक चेक है या रेखांकित चेक है। वाहक चेक होगा तो जो भी व्यक्ति प्रस्तुत करता है उसको भुगतान मिल जाएगा। तो किस तरह का जो है चेक है उस पर डिपेंड करता है कि जो अदाता होगा उसमें भी एक निश्चित व्यक्ति होता है कि उसी व्यक्ति को ही भुगतान मिलना है। फिर आ जाता है तिथि, कि इसमें एक चीज़ ये होती है कि कुछ एक निश्चित तिथि तक ही चेक जो होगा वो वैलिड रहता है, उसके बाद अगर चेक को जो है जमा किया जाएगा तो चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, उसकी तिथि निकल जाती है। मेनली जो इसकी तिथि होती है वो ज़्यादातर 6 माह की रहती है, ये 6 माह तक ही चेक क्या हो जाता है, वैलिड रहता है। इसके बाद अगर करें तो डिसऑनर हो जाता है। फिर आ जाता है ग्राहक के हस्ताक्षर, कि जो चेक होगा उस पर ग्राहक के हस्ताक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं होते हैं, जिसका भी अकाउंट है, जो व्यक्ति चेक जारी कर रहा है उसके, तो वहाँ पर उस चेक को मान्य नहीं माना जाएगा। फिर आ जाता है मांग पर देय। उस पर क्या होगा, कोई विशेष तिथि नहीं दे रखी होती है, जब भी आप चेक को जो है उसमें बैंक में जमा करते हैं तब आपको उसका पेमेंट मिल जाता है। तो ये हो जाती हैं चेक की कुछ विशेषताएं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक स्पेसिमेन जो कि चेक का है। तो उस स्पेसिमेन में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, पहले आपको डेट लिखनी है, पे यहाँ पर धारक का नाम हो जाएगा कि किसको आप जो है भुगतान देना चाह रहे हैं। फिर आ जाता है रुपीज़, कितने पैसे देना चाह रहे हैं, कितना अमाउंट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अंकों और शब्दों दोनों में आपको अमाउंट को लिखना है। फिर खाता संख्या जो होगी वो आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है हस्ताक्षर और लेजर फोलियो नंबर।
ये हो जाता है आपका बैंक। और फिर आप सबसे नीचे आ जाएगा आपका हस्ताक्षर, जिसका भी अकाउंट होता है वो व्यक्ति अपना सिग्नेचर करता है। तो ये हो जाएगा एक नॉर्मल चेक जो होता है उसका एक स्पेसिमेन। ये किस तरह का चेक होता है। आप सभी ने चेक देखा होगा, जिसने जिसने भी देखा है कमेंट करिए कि आप लोगों ने चेक देखा है या लिखा है कभी चेक को। अब समझ लेते हैं कि चेक के पक्षकार कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टीज रिलेटिंग टू ए चेक, कि किसी चेक में कितने पक्षकार होते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाता है, आहर्ता। आहर्ता क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति जो कि चेक लिखता है वो आहर्ता कहलाता है, कि जो चेक लिख रहा होगा, जो जारी कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, आहर्ता हो जाएगा। दूसरा हो जाता है आहार्यायी। आहार्यायी जो होता है वो बैंक जिस पर चेक लिखा जाता है, आहार्य या देनदार कहलाता है। यानी कि जो बैंक होगा, बैंक पर ही तो चेक लिखा जा रहा है कि इस व्यक्ति को जो है इतना अमाउंट दे दिया जाए, तो बैंक क्या हो जाएगा, आहार्यायी हो जाता है। फिर आ जाता है प्रापक। प्रापक वो व्यक्ति होता है जिसको कि बैंक भुगतान करेगा, यानी कि जो धनराशि को प्राप्त करता है चेक के थ्रू, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रापक या फिर आदाता कहलाता है। फिर आ जाता है धारक। धारक कौन हो जाएगा, कि वैधानिक रूप से चेक को अपने नाम से रखने और उस राशि का भुगतान पाने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, धारक कहलाता है। मेन इसमें देखिए तीन ही पक्षकार हो जाते हैं। एक वह व्यक्ति जो कि चेक लिख रहा है, दूसरा हो जाता है बैंक जो कि भुगतान करेगा, तीसरा वह व्यक्ति हो जाता है जो कि भुगतान को प्राप्त करेगा, यानी कि प्रापक या फिर आदाता। मेन तीन हो जाते हैं। उसके बाद जो धारक होगा, धारक वह व्यक्ति होगा जो अपने पास रखता है या रखने के लिए वो अधिकारी होता है, या प्राप्त करने के लिए भुगतान को अधिकारी होता है, वो धारक कहलाएगा। फिर आ जाता है पृष्ठांकक। पृष्ठांकक क्या हो जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति को चेक को पृष्ठांकित करने वाले धारक को पृष्ठांकक कहते हैं। पृष्ठांकन थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल शब्द है, समझने में थोड़ा सा कठिन होता है कि इंडोर्समेंट या पृष्ठांकन क्या होता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाती हूँ कि कोई भी चेक होता है तो जब उसके पीछे अपने व्यक्ति जो व्यक्ति जारी कर रहा है अपने हस्ताक्षर कर देता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिख करके अपने हस्ताक्षर कर देता है कि इसी व्यक्ति को सुपुर्द की जाएगी, तो वो क्या हो जाता है, पृष्ठांकन कहलाता है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। तो यहाँ पर एक हो जाएगा पृष्ठांकिती। जो हस्ताक्षर करेगा वो पृष्ठांकक होगा, जिसके नाम से किए जाएंगे वो हो जाएगा पृष्ठांकिती। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जो चेक होता है उसके पक्षकार कौन कौन से होते हैं। अब हम समझते हैं कि जो चेक होता है और जो विनिमय प्रपत्र होता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि चेक तथा विनिमय पत्र में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन अ चेक एंड ए बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब हम समझते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पहला क्या हो जाएगा, प्रकृति। चेक क्या होगा, सदैव किसी बैंक पर लिखा जाता है, और जो विनिमय प्रपत्र क्या होता है, किसी भी व्यक्ति पर जिसमें भी बैंक भी सम्मिलित हो, बैंक पर भी लिखा जा सकता है या फिर किसी व्यक्ति पर भी लिखा जा सकता है। ये डिफरेंस हो जाएगा प्रकृति में दोनों की। फिर आता है क्षेत्र। क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि चेक सिर्फ बैंक पर ही लिखा जा सकता है तो वहाँ पर क्या होगा, जो इसका क्षेत्र होता है वो बैंक तक ही सीमित रहता है जिस बैंक में ग्राहक का खाता होता है। फिर आ जाता है विनिमय पत्र। विनिमय पत्र क्या होता है, देशी और विदेशी दोनों ही व्यक्तियों के नाम पर लिखा जाता है। जो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो बाहरी व्यक्तियों के साथ भी करते हैं, जो अदर कंट्री के होते हैं तो उन पर भी विनिमय पत्र लिखा जाता है। तो क्या होता है, इसका क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। अवधि की अगर हम बात करें तो चेक मांग पर देय होता है, और जो विनिमय पत्र होता है मांग पर भी या फिर निश्चित अवधि के बाद, दोनों ही तरह से क्या होता है, देय होता है। फिर आ जाता है स्वीकृति। चेक में स्वीकृति की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, आप जिस भी व्यक्ति के नाम लिखते हैं उस चेक को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यही बात विनिमय पत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो आहार्यायी है या फिर देनदार है उसकी स्वीकृति आवश्यक है, यानी कि जिस बैंक के थ्रू आप लिख रहे हैं उस बैंक की स्वीकृति होना आवश्यक होगा विनिमय पत्र के लिए। फिर आ जाता है आहार्यायी। तो यहाँ पर क्या होता है, चेक का आहार्यायी सदैव बैंक ही होगा, क्योंकि बैंक के थ्रू ही लिखा जाता है, चेक बैंक की ही चीज़ है तो वो इसलिए क्या होगा, बैंक ही होता है। लेकिन अगर विनिमय पत्र की बात करें तो वहाँ पर बैंक भी हो सकता है और कोई अन्य पक्षकार भी हो सकता है। फिर आ जाता है अनुग्रह दिवस। तो चेक में कोई भी अनुग्रह दिवस नहीं होते हैं, लेकिन विनिमय पत्र की अगर हम बात करें तो उसमें 3 दिन का जो होगा वो अनुग्रह दिवस होते हैं। फिर आ जाता है रेखांकन। चेक का रेखांकन हो सकता है, अगर आप उसको रेखांकित कर देंगे, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि चेक का रेखांकन क्या होता है, और जिस बैंक का नाम भी लिख देंगे तो उसी पर ही चेक को भुगतान किया जा सकता है, अन्य कहीं नहीं। फिर आ जाता है विनय पत्र। विनय पत्र में किसी भी तरह का कोई रेखांकन नहीं होता। फिर आ जाता है इसका जो डिफरेंस है वो है मुद्रांक का। तो चेक पर कोई मुद्रांक नहीं लगाया जाता, लेकिन जो विनिमय पत्र होता है वो मुद्रांक के ही अधीन होता है। फिर आता है भुगतान। चेक का भुगतान सदैव देशी प्रचलित मुद्रा में ही किया जाता है। जो चेक होता है वो देश के अंदर ही क्या होता है, वैलिड होता है, एक ही देश में होता है वैलिड, इसलिए जो उसका भुगतान होता है वो देशी मुद्रा में ही होता है। और जो विनय पत्र होता है उसका जो भुगतान होगा वो विदेशी मुद्रा में भी किया जा सकता है। फिर आता है आज्ञा का खंडन।
चेक का भुगतान जो लेखक द्वारा अथवा बैंकर द्वारा प्रतिकूल आदेश देकर रोका जा सकता है, यानी कि भुगतान जो दे रहे हैं चेक का, उसको रोका जा सकता है। ग्राहक भी रोक सकता है और बैंक भी रोक सकता है। लेकिन जहाँ विनय पत्र की बात की जाए तो अगर हमने उसे स्वीकार कर लिया है तो उसके बाद उसका भुगतान रोका नहीं जा सकता। तो ये हो जाते हैं डिफरेंस चेक और विनय पत्र के बीच में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अक्सर इसे एक जैसे समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे कि रेखांकन क्या होता है। कई बार आपने रेखांकन शब्द सुना है, तो रेखांकन क्या होता है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ क्रॉसिंग कि क्या होता है रेखांकन का अर्थ। नॉर्मली तो चेक में ये होता है जिसके नाम पर लेखक ने लिखा होता है बैंक के थ्रू, उसी को ही जब बैंक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा वो व्यक्ति, तो जो है बैंक उसको भुगतान कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पर रेखांकन अगर चेक पर किया गया है तो वो अकाउंट पर ही भुगतान होता है, कैश में भुगतान उसका नहीं लिया जाएगा। प्रायः ये इसलिए किया जाता है जिससे कि सिक्योरिटी और सेफ्टी बनी रहे और किसी तरह किसी गलत व्यक्ति के हाथ में भुगतान ना दिया जाए। तो इसमें रेखांकन में क्या होता है कि जो चेक होता है उसके कोने पर, बाएं कोने पर दो आड़ी जो तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं, उसे कहा जाता है चेक का रेखांकन करना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रेखांकन का स्पेसिमेन मैंने लगाया है कि किस तरह से रेखांकन किया जाता है। और साथ ही उसमें बीच में कभी कभी एंड कंपनी या फिर नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाता है, कभी कभी बैंक का नाम लिखा होता है। तो अलग अलग तरह के होते हैं रेखांकन के प्रकार। अभी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि अलग अलग तरह के होते हैं। तो उन्हें बीच में लिख दिया जाता है दो तिरछी रेखाओं के, तो वो क्या कहलाता है, चेक का रेखांकन। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि अगर किसी चेक का रेखांकन कर दिया जाए तो चेक के मुख पर किया जाता है, सामने के रुख पर किया जाएगा, दो समानांतर रेखाएं होती हैं तिरछी रेखाओं के मध्य शब्दों का उल्लेख, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल या फिर बैंक का नाम, ये होता है। रेखांकन बाएं कोने पर होता है चेक के, केवल चेकों पर ही रेखांकन। अभी आपने डिफरेंस में ही पढ़ लिया था कि विनिमय बिल पर क्या होता है, रेखांकन नहीं होता, सिर्फ चेक पर ही होता है। और साथ ही जो रेखांकित चेकों का भुगतान केवल बैंकर के माध्यम से, यानी कि अगर कोई चेक क्रॉस्ड है तो उसका कैश में भुगतान नहीं मिलेगा। कहाँ मिलता है, अकाउंट में ही मिलता है। अब रेखांकन जो होता है वो दो तरह का हो जाएगा। पहला हो जाएगा सामान्य, दूसरा हो जाता है विशेष रेखांकन। सामान्य रेखांकन में क्या होगा कि दो जो तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं उनके बीच में एंड कंपनी या फिर नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भुगतान होगा वो कैश में ना होकर के अकाउंट पर होता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया था। आप जो है स्पेसिमेन भी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि जो आपका सामान्य रेखांकन होता है उसमें दो तिरछी रेखाएं या तो खींची होती हैं या फिर एंड कंपनी लिखा होगा या फिर थर्ड नॉट नेगोशिएबल लिखा होगा या फिर फोर्थ नॉट नेगोशिएबल एंड कंपनी लिखा रहता है। दूसरा जो होता है वो विशेष रेखांकन है। विशेष रेखांकन में क्या होता है, दो तिरछी रेखाएं जो होती हैं उनके बीच में किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है। तो जब बैंक का नाम लिखा होता है तो जिस भी बैंक का नाम लिखा होगा उसी बैंक के अकाउंट में ही क्या होता है, पैसे को ट्रांसफर किया जाता है अकाउंट में, या उसका पेमेंट किया जाता है, अन्य कहीं भी नहीं किया जाता। ये डिफरेंस होता है दोनों बीच में, सामान्य रेखांकन और विशेष रेखांकन के बीच में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये दोनों रेखांकन क्या होते हैं। उसका भी आप फिगर देख रहे होंगे विशेष रेखांकन का कि दो तिरछी रेखाओं के बीच में क्या लिखा है, बैंक का नाम लिखा है। कभी कभी साथ में एंड कंपनी भी जुड़ा रह सकता है या नॉट नेगोशिएबल भी लिखा रह सकता है या सिर्फ बैंक का नाम भी लिख दिया जाता है तो भी सफिशिएंट होता है। एक बार हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को भी देख लेते हैं कि सामान्य रेखांकन या विशेष रेखांकन में क्या अंतर होता है। आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। सबसे पहला है बैंकर का नाम, नेम ऑफ द बैंकर। जो सामान्य रेखांकन होता है तो उसमें जो तिरछी दो रेखाएं खींच दी जाती हैं, कभी एंड कंपनी लिखा होगा, नॉट नेगोशिएबल लिखा होता है, नहीं भी लिखा है तो भी दो तिरछी रेखाएं खींची होती हैं, वो सामान्य रेखांकन है। और जो विशेष रेखांकन होता है उसमें दो तिरछी रेखाओं के बीच में किसी बैंक का नाम होता है। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है दोनों में, ध्यान रखिएगा कि जो सामान्य रेखांकन है उसमें दो तिरछी रेखाएं हैं और जो विशेष रेखांकन है उन दो तिरछी रेखाओं के बीच में किसी बैंक का नाम होगा। फिर आता है चेक का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ चेक। तो इसमें क्या रहेगा, जो चेक की राशि होती है ग्राहक के बैंक के द्वारा ही संग्रहित की जाती है। लेकिन जो विशेष रेखांकन होता है वहाँ पर क्या रहेगा कि जो बैंक का नाम होता है या फिर उसका एजेंट जो होगा उसी के द्वारा ही संग्रहित की जा सकती है। फिर आ जाता है सेफ्टी। तो यहाँ पर सेफ्टी या सुरक्षा में क्या रहेगा, तो जो सामान्य रेखांकन होता है तो वहाँ पर जो भुगतानकर्ता बैंक होगा वो चेक का भुगतान किसी बैंक को करता है, तो ये सुरक्षित होता है। यानी किसी भी व्यक्ति को जो कि चेक देगा उसे नहीं कर दिया जाएगा, बैंक को किया जाएगा, तो चेक क्या होगा, सुरक्षित रहता है।
लेकिन जो विशेष रेखांकन में होता है उसी बैंक ही किया जा सकता है जिसका कि नाम होगा। फिर आ जाता है परिवर्तन। तो जो सामान्य रेखांकन होता है उसको विशेष रेखांकन में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जो विशेष रेखांकन होगा उसे सामान्य रेखांकन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादा सुरक्षित जो होता है वो विशेष रेखांकन होता है, लेकिन सामान्य रेखांकन भी सुरक्षित होता है। तो ये हो जाएगा रेखांकन और उसके प्रकार। अब हम पढ़ते हैं कि जो बैंक होता है वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस या परिस्थितियाँ होती हैं जबकि चेक को भुगतान करने से मना कर देगा, जिसे कि हम कहते हैं चेक का अनादर करना, टू रिफ्यूज़ द पेमेंट ऑफ ए चेक बाय बैंकर। ये कब जो है एक बैंक जो होगा वो उस चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। तो दो मेनली परिस्थितियाँ आ जाती हैं। पहला होगा अनिवार्य कारण या फिर परिस्थितियाँ, दूसरा आ जाता है वैकल्पिक कारण या फिर परिस्थितियाँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अनिवार्य कारण या परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं। तो पहली हो जाएगी इसमें ग्राहक द्वारा भुगतान रोकने पर, कि ग्राहक ने चेक तो जारी कर दिया किसी अन्य व्यक्ति पर, लेकिन क्या कर रहा है, बीच में ही वो मुझे अपने बैंक से कह रहा है कि इस चेक का भुगतान ना किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या होगा, बैंक उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। दूसरा आ जाएगा ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर, यानी कि जो अकाउंट है जिसका, उस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है। उसने कोई चेक जारी किया लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो जैसे ही उसकी मृत्यु की सूचना बैंक को मिलेगी तो जो भी चेक उसने जारी किए होंगे वो उसका भुगतान क्या करेगा, बैंक रोक देगा। फिर आ जाएगा ग्राहक के दिवालिया होने पर। अगर ग्राहक जो होगा वो दिवालिया हुआ जा रहा है, जो अकाउंट होल्डर है वो इंसॉल्वेंट हुआ जा रहा है, तो जो भी चेक उसने जारी किए होते हैं उसका भुगतान करने से बैंक मना कर देता है। फिर आ जाता है ग्राहक के पागल हो जाने पर। यदि यहाँ पर ग्राहक जो होगा अकाउंट होल्डर है, अगर बैंक को सूचना मिल रही है कि वो पागल हो गया है या पागलपन में वह कुछ भी आदेश दे सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या करता है कि अगर उसने कोई चेक लिखा है तो बैंक यहाँ पर चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। फिर आता है कुर्की आदेश। अगर ग्राहक के खाते के संबंध में क्या है, बैंक को कुर्की आदेश प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसी स्थिति में भी अगर कोई भी चेक उसके द्वारा लिखा आएगा तो बैंक उसका भुगतान नहीं करता। अब आ जाते हैं कि जो वैकल्पिक कारण या परिस्थितियां हैं जबकि बैंक जो है भुगतान नहीं करता है या चेक जो है अनादत हो जाता है, उसमें पहली हो जाती है कि यदि आहर्ता के हस्ताक्षर बैंक में दिए गए नमूने के हस्ताक्षरों से ना मिलते हों। इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था कि जब जो है अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर नमूने के हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं, इसीलिए लिए जाते हैं कि आगे के जो भी ट्रांजैक्शन बैंक से करेगा वो व्यक्ति, तो वहाँ पर उसके हस्ताक्षर मैच होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर सिग्नेचर मैच नहीं होते हैं तो भी यहाँ पर भुगतान नहीं दिया जाएगा चेक का। फिर आता है यदि चेक पर उसके आहर्ता या लेखक के हस्ताक्षर ही ना हो। अगर चेक पर हस्ताक्षर ही नहीं किएंगे तो बिना हस्ताक्षर किए हुए चेक भी क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा, अनादृत हो जाएगा। फिर आता है यदि चेक पर शब्दों व अंकों में लिखी धनराशि में अंतर हो, दो तरह से लिखवाया जाता है, शब्दों में भी और अंकों में भी, अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो भी भुगतान नहीं होगा। यदि बैंक के पास ग्राहक के खाते में चेक का भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि ना हो, कि जितनी अमाउंट का हमने चेक दे दिया उतना अमाउंट हमारे अकाउंट में है ही नहीं। फिर आता है यदि चेक 6 माह से अधिक पुरानी तिथि का हो। पहले मैंने बताया था कि 6 माह तक, 6 मंथ तक क्या होता है, चेक वैलिड होता है, उसके बाद क्या होता है, डिसऑनर हो जाएगा। फिर आ जाएगा यदि चेक उत्तर दिनांकित हो और उस तिथि से पूर्व भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दिया गया हो, यानी कि चेक जो है किसी तिथि के बाद ही क्या हो, भुगतान करने योग्य हो, उससे पहले ही अगर जो है चेक जो है जमा किया जाएगा बैंक के पास तो उसका भुगतान भी नहीं होगा। फिर आता है जब चेक अनियमित, संदिग्ध अथवा ऐसे रूप में आहरित किया गया हो जिससे उसकी वैधानिकता के प्रति संदेह हो। कभी भी अगर आपने देखा होगा बैंक को किसी भी तरह कोई डाउट होता है, संदेह होता है, तो क्या होता है, बैंक उस चीज़ का भुगतान नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करना क्या होता है, काफ़ी सेफ होता है। फिर आता है जब चेक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया हो किंतु इसकी विधिवत पुष्टि ना की गई हो, या फिर जब चेक बैंक के किसी ऐसी शाखा पर लिखा गया हो जहाँ ग्राहक का खाता ही ना हो। फिर आएगा जब भुगतान के लिए चेक बैंकिंग कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत ना किया गया हो या चेक का प्रस्तुतिकरण उचित प्रकार से ना हो, या फिर चेक कटा फटा हो। कई स्थितियां हो जाती हैं इसी तरह की, जबकि चेक बैंक जो होगा वो चेक का भुगतान करने से मना कर देगा। तो ये तो वो परिस्थितियां होती हैं जिनको सुधारा जा सकता है, उसके बाद बैंक क्या करेगा, चेक का भुगतान कर सकता है। जो इससे पहले की परिस्थितियां आपने पढ़ी थी अनिवार्य वाली, तो वहाँ पर किसी भी सिचुएशन में बैंक चेक का भुगतान नहीं करता है। तो ये हो जाती हैं वो परिस्थितियाँ जबकि एक चेक जो होगा वो अनादत हो सकता है या फिर बैंक जो होगा चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा चेक क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, रेखांकन क्या होगा, उसके प्रकार क्या होंगे, सामान्य विशेष रेखांकन में डिफरेंस क्या है और चेक का अनादरण क्या होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या और भी कोई सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।